जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, बिहार दरोगा यानी कि एसआई 2026 का एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का हो चुका है। इस क्लास में हम लोग पूरा पेपर देखने वाले हैं। सेकेंड शिफ्ट के आज का पूरा पेपर देखने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं, पूरे 100 प्रश्न देखेंगे आंसर के साथ, बिल्कुल सही और ऑथेंटिक आंसर के साथ जो है हम लोग इस क्लास में सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर जो क्लास की नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, भारत में कुछ राज्यों की विधान मंडल जो है द्विसदनीय है। क्या है? दो सदनीय। इसका अर्थ होता है वहाँ दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, वहाँ केवल विधानसभा है। ठीक है, वहाँ क्या है? केवल विधानसभा है। यह जानकारी जो है भारत के संविधान और राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे के विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ठीक है, वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद सक्रिय है। तो वो राज्य जान लीजिए: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है विधान परिषद सक्रिय है, इसलिए सही जवाब है राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर कुंभ मेला भारत के किस राज्य और जिले में आयोजित होता है। राज्य और जिला दोनों पूछा था। तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान में तो लगता है, सभी को पता है। अब जिला आपको बताना है, जैसलमेर जिला या अजमेर जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अजमेर जिले में जो है पुष्कर कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाता है। पुष्कर मेला जो है भारत का प्रसिद्ध मेला है। यह मेला राजस्थान के अजमेर जिले में और पुष्कर नगर में आयोजित होता है। यह मेला सालाना कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर और नवंबर में लगता है। ठीक, कार्तिक माह में लगता है। मेला मुख्यतः ऊंट और मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है। और पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। किसका? ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है, इसलिए यह मेला धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष और महिला सिंगल का विजेता कौन थे। क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा गया था, महिला महिला और पुरुष का पता नहीं। पुरुष का जो है फर्स्ट में पूछा गया था, इसमें हमने दोनों को बता दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन इसमें भी आया था कि कौन विजेता था, तो हमने दोनों बता दिया है, पुरुष और महिला दोनों का क्वेश्चन हमने बना दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेनिक सिन्नर और मेडिसन कीज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जी राइट हो जाएगा। ठीक है, जेनिक सिन्नर और मेंडिस कीज। ठीक है, पुरुष एकल जो है जेनिक सिन्नर ने इटली के थे और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। और उन्होंने जो है अलेक्जेंडर को हराया था फाइनल में। ठीक है, और जो हार का अंतर था वो 6-3, 7-6 और 6-3 था। ठीक है, ओमेन महिला सिंगल में जो है मेडिसन कीस ने जो है यूएसए ने, ये मेडल्स की जो है कहाँ के? यूएसए की हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला सिंगल्स खिताब जीता है और उन्होंने आर्याना सबलंका को फाइनल में जो है 6-3, 2-6 और 7-5 से पराजित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था तो हो गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एस ई जेड का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, एस ई जेड का पूर्ण रूप क्या होता है ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एस ई जेड का पूर्ण रूप। अब एक विशेष क्या होता है? एस ई जेड जो होता है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें भारत में 2000 में एस ई जेड एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है,
और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है निर्यात को बढ़ाना यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और निवेश आकर्षित करना, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट और रोजगार सृजन करना है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? एसईजेड में कंपनियों को कई कर और अन्य छूट दी जाती हैं ताकि व्यावसायिक गतिविधियाँ तेज हो सके, ठीक है? तो ये इसका कुछ फैक्ट है, ठीक है? ये फैक्ट आप लोग याद कर लेना, इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी पूछी गई थी। यूक्रेन की राजधानी क्या है? मॉस्को, कीवी, बेलग्रेड या वार्सा? तो राइट आंसर हो जाएगा कीवी। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। कीव है, क्या है? कीव। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है जो पूर्वी यूरोपों में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी कीव है और कीव यूक्रेन का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। यह शहर डिनप्री नदी यानी कि डिनप्री नदी के किनारे बसा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, काइलेकाइमा। काइलेकाइमा यह सजीव ऊतक है, ठीक है? लिविंग ऊतक है और कोशिकाओं की दीवार मोटी और कोराकयुक्त नहीं होती है, इसलिए यह लचीलापन और सहारा प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रदान करता है। आमतौर पर यह ताजे पत्ते और युवा यानी कि नए तनों के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। यह पौधों को झुकने और हवा तूफान से लड़ने में मदद करता है। अन्य ऊतक जो होते हैं स्क्लेरोकाइमा कठोर और मृत कोशिकाएं कठोर कर देती हैं और लचीलापन नहीं होता है। और जो ऊतक है ये पारेन्काइमा जो होता है कोशिका कोशिका भराई और भंडारण के लिए और सहारा और लचीलापन नहीं होता है यहाँ पर। और एक जो क्षारक ऊतक है ये जल परिवहन करता है और लचीलापन नहीं करता, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश और राज्य में किया गया था? ठीक है, देश और राज्य दोनों पूछा गया था सर, ठीक है? तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था वो कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। और यदि मतलब कि इसका थोड़ा डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे आगे हम भी। तो इसका राइट हो जाएगा पेरिस फ्रांस, ठीक है? BWF जो है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। यह प्रतियोगिता बैडमिंटन की सबसे प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय प्रतियोगिता मानी जाती है जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। साल 2025 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ये हम बताना चाहते थे कि BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के असम गुवाहाटी में हुआ, ठीक है? जूनियर, ठीक है? जूनियर वर्ल्ड नहीं, जूनियर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है? ये कहाँ हुआ थी? भारत के असम गुवाहाटी में हुई थी, ठीक है? क्वेश्चन यदि जूनियर पूछा होगा तो आप लोग आंसर असम गुवाहाटी लगा के आना, ठीक है? और लेकिन जो है क्वेश्चन जो हमको लगता है पूछा गया था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 सीनियर स्तर की, ये कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में जो थी, ठीक है? पेरिस फ्रांस में। यदि ये क्वेश्चन होगा तो आप लोग पेरिस फ्रांस लगाना था और यदि जूनियर चैंपियनशिप तो ये असम, भारत के असम में, ठीक है? असम के गुवाहाटी में। सही उत्तर पेरिस फ्रांस है, ठीक है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊषा योजना किस क्षेत्र या सेक्टर से संबंधित है? ग्रामीण विकास, उच्च उच्च शिक्षा, कृषि, बीमा या सस्ती आवास घर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा के लिए जो है ऊषा योजना जो है संबंधित है। PM ऊषा प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान योजना भारत में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में संबंधित है। यह केंद्र सरकार की जो है स्कीम है, ठीक है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे जो है CSS कहते हैं और यह जो है राष्ट्रीय उच्च स्तर और शिक्षा अभियान यानी कि RUSA के रूप में 2013 में शुरू की गई। कब? 2013 में शुरू की गई और बाद में इसे PM ऊषा के नाम से बदल दिया गया। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, समानता यानी कि इक्विटी और पहुंच, एक्सेस और उत्कृष्टता एक्सीलेंस को बढ़ाने में है, ठीक है? इसमें जो है शैक्षिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मानवीकरण और मान्यता और
एम्प्लॉयबिलिटी जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। और यह योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की जाती है और इसका मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना है। इसलिए इस योजना का संबंध उच्च शिक्षा क्षेत्र से है। यह सही उत्तर उच्च शिक्षा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महावीर यानी कि भगवान महावीर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महावीर भगवान टाइगर रिजर्व जो है कहाँ, गोवा में स्थित। कहाँ, गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। महावीर टाइगर रिजर्व का पूरा नाम भगवान महावीर टाइगर रिजर्व है। यह गोवा राज्य में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद है, ठीक है। और इसको जो है मोलन नेशनल पार्क को मिलाकर बनाया गया है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलन नेशनल पार्क को मिलाकर बनाया गया है। इसे वर्ष 2020 में भारत का 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह रिजर्व जो है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट जैसे विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है, जो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए परीक्षा के लिए सही और प्रमाणित उत्तर जो है गोवा है, ठीक है। गोवा ही सही जवाब है। गोवा आप लोग लगा के आए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। और एग्जाम पॉइंट के व्यू से आप लोग को मतलब याद करने का तरीका ये है, महावीर भगवान महावीर टाइगर रिजर्व गोवा 2020 में भारत का 50वां टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन थे गुलजार, ऑप्शन बी था जद जगत गुरु राम भद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ल या पंडित रविशंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे उच्च साहित्य सम्मान है जो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा साहित्य में अवधारणा योगदान के लिए दिया जाता है। 2025 के लिए इस पुरस्कार का चयन जो है 88 वर्षीय हिंदी लेखक कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही 11 लाख नगद सरस्वती वाग्देवी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ से पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। सही उत्तर जो है विनोद कुमार शुक्ला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोदी मिशन पुस्तक किसके बारे में है? मोदी मिशन पुस्तक किसके बारे में है? भारतीय इतिहास या भारतीय क्रिकेट या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और दृष्टिकोण या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो देखो, यदि मोदी मिशन पुस्तक के बारे में पूछा गया था तो मोदी मिशन जो पुस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और दृष्टिकोण पर आधारित है। यदि इसके लेखक पूछे, राइटर पूछे, तो जो राइटर थे उनका राइटर का नाम था बर्जिस देसाई। क्या नाम था? बर्जिस देसाई द्वारा लिखी गई है, बर्जिस देसाई द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये पूछे लेखक राइटर पूछा होगा, पुस्तक के बारे में पूछे तो आपको ये लगाना था, क्योंकि क्वेश्चन जो है कंफर्म नहीं किया गया बच्चों द्वारा। और मतलब पूछा गया था मोदी मिशन पुस्तक के बारे में, लेखक कुछ बच्चे लेखक बोले थे, कुछ बच्चे बोले थे कि बारे में। तो यदि लेखक पूछा गया था तो आपको वो लगाना है, बारे में पूछा गया था तो ये बताना, ठीक है। तो मोदी मिशन नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन यात्रा अनुभव और नेतृत्व दृष्टिकोण पर आधारित है। यह किताब जो है बर्जिस देसाई द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हमने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। इस पुस्तक का विमोचन मुंबई के राजभवन में किया गया, जिसमें मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा, उनके उनके फैसलों, उनके राष्ट्रीय उद्देश्य तथा उनके शासन के प्रेरणादायक पहलुओं का विवरण शामिल है। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे मोदी ने कठिन निर्णय लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का मिशन तैयार किया और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश की दिशा को प्रभावित किया, ठीक है। इसलिए जो है संयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और दृष्टिकोण पर आधारित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को क्या बोलते हैं? दादा साहेब फाल्के अवार्ड बोलते हैं। तो ये 2021 में किसको दिया गया था? आशा परोख, वहीद रहमान, रजनीकांत या अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए वहीदा रहमान को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके दीर्घकालिक उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।
2021 के लिए यह सम्मान जो अफ़गान के 85 वर्षीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला, उन्हें गाइड, पैसा, कागज के फूल और साहेब बीबी और गुलम जैसे कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय किया है। और अगला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है यह पुरस्कार 17 अक्टूबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया था। ध्यान देने की बात यह है कि 2021 के लिए वहीदा रहमान को ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, ना कि आशा रेख परेख को। यहाँ पर इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन विद्युत अपघटनीय क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन विद्युत का अपघटनीय क्यों होता है? क्योंकि यह एक अम्ल है, क्योंकि यह क्षार है, क्योंकि यह जल में घुलनशील आयनों में विकृत हो जाता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह जल में घुलनशील आयनों में विघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक लवण है। जब NaCl को जल पानी में घोला जाता है तो पूर्णतः आयन में टूट जाता है। NaCl, ठीक है, NaCl जो है Na+ और Cl- के उसमें आयनों में टूट जाता है। विद्युत धारा का प्रभाव संभव हो जाता है, इसलिए NaCl जलीय विलयन विद्युत अपघटनीय होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट के व्यू से कि NaCl जो होता है लवण साल्ट होता है। जलीय विलयन में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको, जलीय विलयन में जो स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। ठोस अवस्था में विद्युत जल का चालन नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करता है, और केवल जलीय द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूके। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए, ठीक है। लिविंग ब्रिज सम्मान सम्मानित किया गया था। यूके यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जो है लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप या वैश्विक एथलीट संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया था क्वेश्चन। देवेंद्र झाझरिया, पाल पीटर गेराल्ड या एंड्राइड पार्सन्स या सेवे 16 कोए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सेवे 16 कोए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन एथलेटिक्स जो ग्लोबल एथलेटिक्स खेलों और विश्व चैंपियनशिप का मुख्य नियंत्रक संगठन है, का वर्तमान अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट जो हैं सेबेस्टियन कोए हैं, ठीक है। सेबेस्टियन कोए हैं, और जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले पूर्व एथलीट हैं और उन्होंने कई वर्षों से इस पद पर कार्य किया है। विश्व एथलीट्स के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं और विश्व स्तर पर एथलीट्स प्रतियोगिता के संचालन तथा विकास के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि जो पाल ये दिया हुआ था पाल फिटगजेराल्ड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पैरा एथलेटिक्स का ग्लोबल बॉडी यानी लेकिन प्रश्न में चैंपियनशिप संगठन एथलीट के अध्यक्ष पूछा गया है, तो एंड्रॉय पार्सल के अध्यक्ष का मतलब पूरा पैरा आंदोलन यह स्वयं एथलेटिक्स चैंपियनशिप से अलग है। और देवेंद्र झाझरिया जो हैं ये किसके हैं? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का पद है। सही उत्तर है सेवे 16 कोए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 28 फरवरी, 19 फरवरी या 25 फरवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में नेशनल साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें 1928 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विज्ञान दिवस का उद्देश्य जनता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है। 1887 के में इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था, ठीक है। और इसका जो थीम है नेशनल साइंस डे की तो थीम होती है साइंस ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। यह वैज्ञानिक उपलब्धि और नवाचारों को जश्न मनाने के लिए भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं?
गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर धर्मवीर भारती जी हैं। गुनाहों का देवता एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है, नॉवेल है, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा था। यह उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी साहित्य में एक क्लासिक माना जाता है। यह कहानी मुख्यतः चंदर और सुधा के बीच के गहरे भावनात्मक प्रेम, सामाजिक जटिलताओं और आंतरिक संघर्षों पर आधारित है। धर्मवीर भारती हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, कवि और नाटककार थे, जिन्होंने धर्मयुग जैसे साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मान मिला। गुनाहों के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, 1949। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन यूएन ने 2001 से शरणार्थी के अधिकारों और उनके संघर्षों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। यह दिन शरणार्थियों की समस्या, उनके योगदान और उनके समर्थन के लिए लोगों को जागरूक करता है। हर साल इसका थीम बदलता है ताकि शरणार्थियों के जीवन की चुनौतियों को उजागर किया जा सके। महात्मा गांधी जी को किस आंदोलन के दौरान राष्ट्र नेता कहा गया? दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर संगठित जनता का नेतृत्व किया। 1919 से 1922 के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और राजा महल की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरोध में शुरू किया गया। इस आंदोलन के तहत लोग ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और सालिस और सरकारी स्कूल कॉलेज से बहिष्कार, कानूनी प्रक्रियाओं में अवज्ञा आदि करते थे। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने लाखों भारतीयों को संगठित और अहिंसात्मक तरीके से विरोध करने की प्रेरणा दी। इस वजह से इसलिए इन्हें राष्ट्रीय नेता कहा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नारियल, कोकोनट और पान का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने अपनी यात्रा कथा में किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट होना चाहिए इब्न बतूता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए। इब्न बतूता जो है 14वीं सदी के प्रसिद्ध मोरक्को देशी यात्री थे, जिन्हें अपनी विस्तृत यात्रा वसंत रिहला नामक पुस्तक में दर्ज किया। उनके यात्रा वर्णन में भारत, इंडिया भी विस्तृत जानकारी है। उन्होंने नारियल, कोकोनट के बारे में लिखा। नारियल के पेड़ खजूर, डेट, प्लम जैसे दिखते हैं। नारियल का फल मनुष्य के जैसा दिखता है। उसके अंदर का हिस्सा दिमाग जैसा लगता है और उसके तंतु बालों जैसे लगते हैं। उन्होंने पान का भी वर्णन किया है। पान का पौधा खजूर की बेल जैसा होता है। उसमें कोई फल नहीं होता, या पत्तियों के लिए उगाया जाता है। पान के पत्तों को सुपारी और चूने के साथ चबाया जाता है। यह विवरण उनके यात्रा वृत्तांत रिहला में दर्ज है और व्यापक इतिहास संबंधित स्रोतों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? तो जो होगा उसके चारों ओर जो उत्पन्न होगा, परिक्रमा करने वाले चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हार्श क्रिश्चियन जो हैं, हार्श क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने पाया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी कंपास की सुई घूम जाती है। इसका मतलब है कि धारा प्रवाहित कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और राइट हैंड नियम क्या बोलता है? यदि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, 1 मिनट, ठीक है। यदि आपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें ताकि चारों उंगलियां धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखती रहें। उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोटर, जनरेटर, अन्य विद्युत मशीनों इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोदी नगर कहाँ स्थित है? मोदी नगर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया था मोदी नगर कहाँ स्थित है।
तो मोदी नगर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। मोदी नगर उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है, एक शहर है और नगर पालिका है। यह मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। दिल्ली मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 के पास स्थित है। दिल्ली से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। विकास और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई शैक्षिक संस्थान और उद्योग क्षेत्र हैं। और मोदी नगर मेरठ जिले में है और दिल्ली के नज़दीक यूपी दिल्ली NCR में स्थित है। औद्योगिक और क्षेत्रीय केंद्र में प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु ने नहीं लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 ऑप्शन थे जो मतलब कि उन्होंने लिखी थी, दे दिया था। एक जो नहीं लिखी थी वो दिया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, चित्रलेखा जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख अंचालिक कथाकार हैं और उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल उपन्यास और प्रति परिकथा उपन्यास, जुलूस उपन्यास। ये सभी फणीश्वर रेणु द्वारा लिखी गई थी। चित्रलेखा हिंदी उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है और फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस महिला को सबसे पहले HIV पॉजिटिव होने का सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड मिला है। तो पी कौशल्या को मिला है। ठीक है, हालांकि भी कोई डेटा सही से उपलब्ध नहीं है और इन ऑप्शन के हिसाब से पी कौशल्या राइट है। वास्तविक इतिहास में एड्स का सर्वप्रथम मरीज कौन था, इसका नाम स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड नहीं है। वैज्ञानिक ने पुराने ब्लड सैंपलों से 1920 के अनुसार आसपास कांगो किसासा में HIV वायरस पाए, लेकिन उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन पब्लिक पहचान और रिकॉर्ड के हिसाब से भारत में यह सबसे पहली महिला मानी जाती हैं जिसने खुले तौर पर अपनी HIV पॉजिटिव स्थिति को स्वीकार किया और मीडिया के सामने आई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, फिजिक्स का था। एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक कूलाम में जो है 6.25 10⁸ 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 होता कूलाम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता कूलाम। अब कूलाम में पूछा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, एक कूलाम में आवेश पूछा है। तो एक कूलाम में बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 कूलाम इलेक्ट्रॉन। और यदि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश पूछे कूलाम के बराबर तो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसको जब उधर ले जाओगे तो 6 पॉइंट करके आ जाएगा 18। ठीक है, तो n बराबर होता है QE हाफ ये करोगे जब इसको डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान किस FM चैनल की शुरुआत की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुंभवाहिनी FM की शुरुआत की गई। कुंभवाहिनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो का विशेष FM कुंभनी लॉन्च किया था। यह चैनल जो है 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर संचालित हुआ और महाकुंभ मेले के दौरान जो है श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जरूरी जानकारी, कार्यक्रम, समाचार और सांस्कृतिक प्रसारण देने के लिए शुरू किया गया। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NDA का पूरा नाम क्या है। NDA का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या नेशनल डेटा अथॉरिटी। तो राइट आंसर हो जाता है अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी नाम होता है। NDA का फुल फॉर्म होता है, NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। भारत का प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अधिकारियों को संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्यालय जो खड़गपुर पुणे MH कैंपस में स्थित है। NDA में प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों को उसके संबंधित सेवा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कमीशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हाँ थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग संस्था है। NDA रक्षा संबंधित केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एग्जाम लाइन रेडी के लिए क्या है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर मनाया जाता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिनियम में स्मृति में बनाया जाता है। उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, उपभोक्ता की सुरक्षा और हितों को रक्षा करना है। यह दिन सपोर्ट सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से मनाया जाता है। विश्व स्तर पर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, देखो वर्ड का पूछे तो 15 मार्च, इसलिए मेरे मन से 15 निकला था। वर्ड जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में कब मनाया जाता है? 24, भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में पूछा था क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को और वर्ल्ड उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पर 24 दिसंबर होगा। यदि वर्ड पूछा होगा तो 15 मार्च सही है। ठीक है, दोनों हमने बता दिया। तो बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आप लोग मैच करना कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। हमने जो बताना जितना हमने क्वेश्चन कराए इनमें से आप लोग कितने सही कर पाए हो। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।